सुरेश के 4 बेटे और 4 बहुएं हैं। उसके चारों बेटों के 4 बच्चे हैं, 2 लड़के और 2 लड़कियां। इनके अलावा उसकी आरती नाम की एक बेटी भी है। इन सब में सुरेश, उसकी पत्नी राधा और उसके 3 बड़े बेटे तो आज के मॉडर्न ज़माने में भी पुराने ज़माने की ज़िंदगी जीना पसंद करते हैं। मगर उसकी चारों बहुएं, सबसे छोटा बेटा पंकज, बेटी आरती और उसके चारों बेटों के बच्चे सभी नए ज़माने में जीने की चाह रखते हैं। मगर सुरेश और राधा के होते उन सब की यह चाह अभी तक अधूरी ही है। बड़ी बहू मीना बोली, बाबूजी ने आदेश पास किया है कि आज खाने में मूली की भुजिया, बैंगन का भरता और नरम मुलायम चपातियां बनेंगी। सबसे छोटी बहू टीना ने कहा, हाय सास मेरी मर जानी, अरे सासू माँ का ऑर्डर भूल गई हो क्या? उसका ऑर्डर भूल कर आफत मोल लेनी है क्या? सास की पसंद का बथुए का रायता तो बनाना ही पड़ेगा। तो फिर बातों में क्यों लगी हो, खाना बनाने में जुट जाओ ना। हाय सास मेरी मर जानी, दीदी ये हुई ना बात। नए जमाने में पुराने जमाने का खाना है मजबूरी बनाना, पर बनाना तो पड़ेगा ही ना। अब शायरी ही करती रहोगी या कुछ काम भी करोगी? टीना, ये मूलियां लो और इन्हें अच्छी तरह से धोकर काट दो। जरा पत्तों को थोड़ा बारीक काट देना। हाय सास मेरी मर जानी, अभी काट लेती हूँ दीदी। यह कहकर सुरेश की चारों बहुएं रसोई में खाना बनाने में जुट जाती हैं और कुछ देर बाद खाना बनकर तैयार हो जाता है। चारों बहुएं खाना परोसकर एक तरफ खड़ी हो जाती हैं। सब खाना खाने लगते हैं। तभी बड़ी बहू मीना कहती है, बाबूजी, मूली की भुजिया कैसी बनी है? और बथुए का रायता अच्छा बना है क्या माँ जी? अरे भाई, भुजिया और नरम मुलायम चपातियां तो बिल्कुल मेरी पसंद की बनी है बहू। और बथुए का रायता भी मेरी पसंद का बना है। राधा यह कह ही रही होती है कि तभी आरती और पंकज मुंह बनाते हुए कहते हैं, पर मेरी पसंद का तो कुछ नहीं बना है। ये क्या भाभी, हर रोज पुराने जमाने का खाना बना देती हो, कभी नए जमाने का खाना भी बनाया करो ना। अरे क्या रखा है नए जमाने के खाने में? वैसे भी देसी खाना सेहत के लिए अच्छा होता है बेटी। इन्हें सेहत थोड़ी ना चाहिए, इन्हें तो जीभ का स्वाद चाहिए बस। अब चुपचाप खाना खा लो, कुछ अटर पटर की तो चोंच तोड़ दूंगी तेरी, समझी? सास का यह तेवर देखकर बहुओं को तो जैसे सांप ही सूंघ जाता है। बेचारी पत्थर की मूर्तियां बनकर खड़ी रहती हैं और इधर पंकज और आरती भी मन मसोस कर खाना खाने लगते हैं। उनका यह हाल देखकर बच्चे नेहा, माही, अमन और बबलू तो कुछ बोल ही नहीं पाते। वे भी धीरे धीरे खाना खाने में लगे रहते हैं। बच्चों को इस तरह खाना खाते देख सुरेश कहता है, अरे बच्चों, यूं मरे हुए मन से खाना क्यों खा रहे हो? मन लगाकर खाना खाओ भाई। लो, ये बथुए का रायता खाकर देखो, बहुत स्वादिष्ट बना है। जब मैं तुम्हारी उम्र की थी तो 4-5 रोटियां और पूरा 1 कटोरा बथुए का रायता गटक जाती थी। अरे राधा, ये नए जमाने के बच्चे क्या समझें खाने की अहमियत। इन्हें तो पिज्जा, बर्गर और पास्ता वास्ता खाने की ही ललक रहती है। मगर कभी कभी तो ऐसा खाने की छूट दे दिया करो, दादी तो कभी ऐसा खाना बनाने ही नहीं देती। चुप कर नेहा, हमारे घर में ऊट पटांग खाना नहीं बनेगा। घर में जो बनता है उसे ही खाने की आदत डाल लो, समझी? राधा की यह बात सुनकर बच्चे भी खामोश हो जाते हैं। साथ ही चारों बहुएं भी अपने अपने काम पर लग जाती हैं। कुछ समय बीत जाता है और एक दिन सुरेश और राधा अपनी चारों बहुओं को बुलाकर कहते हैं, बड़ी बहू, मैं और तेरी सास 2-4 दिनों के लिए बाहर जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हो बाबूजी? जा कहाँ रहे हैं, मटर गश्ती करने तो कहीं नहीं जा रहे, तीर्थ यात्रा पर जा रहे हैं। वो पंकज के मामा ने बुलाया है, वो हरिद्वार जा रहे हैं। हम दोनों भी उनके साथ हरिद्वार स्नान कराएंगे, पवित्र धाम के दर्शन कराएंगे। गंगा स्नान का बड़ा मन था, मेरा भाई ले जा रहा है तो यह मंशा भी पूरी हो जाएगी। हाँ, इसीलिए बहू, हमारे पीछे से घर का पूरा ख्याल रखना बेटी। और इस बात का पूरा ख्याल रखना
घर में जो भी खाना बनाओ वे हमारे बताए गए नियमों के अनुसार ही बने। हमारे पीछे से बच्चों को नए जमाने के पिज्जा, बर्गर, मोमोज या पास्ता वास्ता खाने की आदत मत डाल देना, समझी? नहीं माँ जी, ऐसा तो कभी होगा ही नहीं। घर में सबके लिए देसी खाना ही बनेगा। बहुत अच्छा बहू, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। राधा की यह बात सुनकर टीना बहू मन ही मन हंसते हुए कहती है, हाय सास मेरी मर्जानी, देखो तो बुढ़िया पुराने जमाने के खाने के पीछे कैसे पागल हुई पड़ी है। कोई और बात करने के बजाय अब भी खाने पर ही अटकी पड़ी है। इसका बस चले तो ये हमें सदा गाय भैंस की तरह घास फूसी खिला कर रखे। टीना बहू, तुम किस सोच में पड़ी हो? हाय, अरे ना माँ जी, मैं किसी सोच में नहीं पड़ी। मैं तो मन ही मन भगवान से आपकी तीर्थ यात्रा की कुशलता की प्रार्थना कर रही थी। भला हो तेरा, भगवान ऐसी सुलक्षणी बहू सबको दे। पर तू हाय बोलकर क्या कहना चाहती थी, जरा मैं भी तो जानूं। अरे वो तो बस जुबान फिसल गई थी माँ जी, मैं कहना वहना कुछ नहीं चाहती थी। ठीक है, जुबान पर काबू रखा कर। जुबान का फिसलना अच्छा नहीं होता। अगले ही दिन सुरेश और राधा अपनी तीर्थ यात्रा पर चले जाते हैं और उनके घर लौटने तक घर की जिम्मेदारी बड़ी बहू मीना के कंधों पर आ जाती है। मगर उनके जाते ही दूसरी बहुएं और घर के अन्य लोगों के तो जैसे पर ही निकल आते हैं। हाय सास मेरी मर्जानी, क्यों मीना दीदी, अब तो घर में शांति है ना? अब तो ऐसा लग रहा है कि जैसे हमें पुराने जमाने से छुटकारा ही मिल गया हो। जब तक बाबूजी और माँ जी तीर्थ यात्रा से ना लौटे तब तक तो हम मॉडर्न जमाने के बनकर जी ही सकते हैं। मीना दीदी, मैंने ठीक कहा ना? बिल्कुल ठीक नहीं कहा रिया, क्योंकि मैं सास ससुर को धोखा नहीं दे सकती। आखिर उन्होंने मुझे घर संभालने की जिम्मेदारी दी है भाई। हाय सास मेरी मर्जानी, मीना दीदी, क्या आप भी पुराने जमाने की सोच रखने लगी? अब तुम सब जो समझो वो तुम्हारी मर्जी, पर सच तो यही है कि मैं माँ जी के पीछे से उनके नियमों को तोड़ नहीं सकती। मीना की इस बात पर दूसरी बहुएं थोड़ी नाराज हो जाती हैं, मगर घर उसी तरह से चलता है जैसे पहले चलता था। वही रसोई, वही पुराने जमाने का खाना। सुरेश और राधा की अनुपस्थिति में भी कोई अपनी पसंद का खाना नहीं खा पा रहा था। इस तरह 2-3 दिन बीत जाते हैं, मगर फिर एक दिन पंकज, आरती, मीना की तीनों देवरानियां और उनके बच्चे सब अपनी अपनी पसंद का खाना खाने का मन बना लेते हैं। मगर मीना के होते घर में यह सब संभव नहीं हो सकता था। इसीलिए सब मीना को मनाने का प्लान बनाने लगते हैं। पंकज भैया, मेरा तो पिज्जा खाने का मन है। मुझे भी मैगी खाने की इच्छा है। हाय सास मेरी मर्जानी, खाना तो मैं बहुत कुछ चाहती हूँ, पर जेठानी जी को कौन मनाए? अरे वही तो बात है भाभी, पहले माँ कुछ नहीं खाने देती थी और अब ये नहीं खाने देती। कम से कम जब तक माँ और बाबूजी वापस घर ना लौटें तब तक तो हम अपनी पसंद का खा ही सकते हैं ना। भला उन्हें क्यों एतराज है? चाचू, अगर हमें अपनी पसंद की चीजें खानी है तो पहले मम्मा को मनाना पड़ेगा। पर तेरी मम्मा को कौन मनाएगा? सिंपल सी बात है, हम सब मिलकर मनाएंगे, और कौन मनाएगा? नेहा का यह आइडिया सबको बहुत पसंद आता है और वे सब मीना को मनाने में जुट जाते हैं। उन सब के आगे मीना अकेली पड़ जाती है और उसे उनकी बात को मानना ही पड़ता है। वह सबसे कहती है, देखो, मैं तुम सबको ये छूट दे सकती हूँ, पर तुम्हारे तीनों बड़े भाइयों के ऑफिस जाने के बाद। हाय सास मेरी मर्जानी, ये हुई ना बात दीदी। आज तो मैं पिज्जा बर्गर दोनों खाऊंगी, चटकारे ले लेकर। तो मैं क्या तुम सबसे पीछे रहूंगी? चाइनीज चाउमीन खाऊंगी, और वह भी ऑर्डर से मंगाकर। ये हुई ना बात मम्मा, आज तो हम सब मॉडर्न बनकर दिखाएंगे। हाँ भाभी, आज तो जमकर पार्टी करेंगे। ठीक है, जिसे जो भी खाना है उसकी लिस्ट बना लो, मैं ऑर्डर कर दूंगी।
कुछ देर बाद सब अपनी अपनी पसंद के आइटम लिखवा कर लिस्ट तैयार कर देते हैं और मीना उसके अनुसार खाना ऑर्डर कर देती है। कुछ देर बाद घर के दरवाजे की बेल बजती है और बेल बजने की आवाज के साथ ही सब उछलने लगते हैं। लो भाभी, आ गया ऑर्डर। अरे आरती, जल्दी से दरवाजा तो खोल। तू रहने दे आरती, दरवाजा मैं खोलती हूँ। यह कहकर मीना दरवाजा खोलती है तो सामने भारी भरकम डिब्बों और थैलियों में भरे खाने के बोझ तले दबा डिलीवरी बॉय खड़ा होता है। डिलीवरी बॉय मीना को आश्चर्य से देखते हुए कहता है, इतने सारे आइटम ऑर्डर किए हैं, घर में कोई पार्टी है क्या? हाँ हाँ, पार्टी ही समझो। आज खुलकर खाने की पार्टी है भाई। ये कौन सी पार्टी होती है? हाँ, होती है। जैसे देश की आज़ादी की पार्टी यानी दावत होती है, यह भी उसी तरह की पार्टी होती है। कुछ समझ नहीं आया। और आएगा भी नहीं। तुम ऑर्डर दो और जाओ। यह कहकर मीना डिलीवरी बॉय को चलता कर देती है और फिर कुछ ही देर बाद घर में मॉडर्न फूड्स की दावत होने लगती है। जिस डाइनिंग टेबल पर सुरेश और राधा का पुराने जमाने का खाना परोसा जाता था, आज उसी पर नए जमाने का खाना रखा था और सभी अपनी अपनी पसंद के खाना खाने में मस्त थे। आज किसी के मन में कोई भी मलाल या शिकायत का भाव नहीं था। सभी उत्साहित और प्रसन्न थे। हाय सास मेरी मर्जानी, वाह रे पिज्जे का स्वाद। सालों बाद पिज्जे का स्वाद चखने को मिला है दीदी। वो तो ठीक है टीना, पर यह हाय सास मेरी मर्जानी क्या है? यह टीना का तकिया कलाम है और क्या। चाउमीन खाकर तो मजा ही आ गया। हमें भी बहुत दिन बाद बर्गर और पिज्जा खाने को मिला है। काश हमें कोई ये चीजें खाने से ना रोके तो मजा आ जाए। रोज ना सही, कभी कभी ही सही। हाय सास मेरी मर्जानी, पर ननद रानी, हमारे सास ससुर के होते तो घर में ऐसी दावत मुश्किल ही है। अब इधर उधर की बातों में वक्त काटने में क्यों लगी हो? सब खा पी कर निपटो। घर के और काम भी तो करने हैं कि नहीं? दीदी ठीक कहती है, चलो सब जल्दी से खाना खत्म करो। उस दिन सबको अपनी अपनी पसंद का खाना खाकर बड़ी खुशी मिलती है और सुरेश की चारों बहुएं ससुराल में पहली बार खुद को नए जमाने में महसूस करती हैं। बेचारी करती भी क्या, पुराने जमाने का खाना खा खाकर ऊब जो गई थी। टीना तो सबसे ज्यादा खुश थी, इसीलिए वह अपनी तीनों जेठानियों से कहती है, हाय सास मेरी मर्जानी, दीदी मैं तो पुराने जमाने का खाना खाकर ऊब ही गई थी। आज थोड़ा मन खुश हुआ है। अभी कौन सा माँ जी और बाबूजी घर लौटे हैं? जब तक वो वापस ना आए हम रोज नए जमाने का खाना खा ही सकते हैं। पर यह तो तभी हो सकता है ना जब मीना दीदी चाहे। मीना दीदी कौन सा तुमसे अलग है? वह भी तो ससुराल में पुराने जमाने का खाना खाकर ऊबी बैठी है। बाबूजी और माँ जी को तो कल आना ही नहीं है, वो तो परसों ही आएंगे। इसलिए कल का दिन तो हमारा ही है ना। बिल्कुल दीदी, हम कल भी पार्टी मनाएंगे। कम से कम एक दिन और तो ससुराल के पुराने जमाने के खाने से तो बच ही सकते हैं ना। तुमने मेरे मुंह की बात छीन ली नैना, मैं भी तो यही कहने जा रही थी। इस तरह सुरेश की चारों बहुओं की मर्जी से घर में अगले दिन भी नए जमाने के खाने को ऑर्डर कर दिया जाता है। सब अपनी अपनी पसंद के फूड आइटम मंगवाते हैं और डिलीवरी बॉय ऑर्डर लेकर आ जाता है। पहले की तरह सब डाइनिंग टेबल पर बैठ जाते हैं और मीना जैसे ही खाने को टेबल पर लगाने की तैयारी करती है, दरवाजे की बेल टन टन का राग अलापने लगती है। यह सुनकर सब चौंक जाते हैं। अरे अब कौन आ गया भाभी? हाय सास मेरी मर्जानी, कहीं बाबूजी और माँ जी तो ना आन पधारे। पर यह कैसे हो सकता है टीना, वे तो कल आने वाले हैं। दीदी मेरी मानो तो खाने के सब पैकेट ऊपर वाले रूम में छिपा कर ही दरवाजा खोलना, वरना माँ और बाबूजी हुए तो बैंड ही बज जाएगी। अब बैंड बजे या तबला, जो बजाना है वह तो बजेगा ही। खाना छिपा कर भी तो पकड़े ही जाएंगे। भाभी तुम ठहरो, मैं देख कर आता हूँ।
यह कहकर पंकज दरवाजा खोलता है तो सुरेश और राधा को सामने खड़ा देख चौंक जाता है और मीना मौका देखकर खाने के सब पैकेट उठाकर छिपा देती है। तभी सुरेश और राधा अंदर आकर बैठ जाते हैं। सुरेश कहता है, अरे भाई मीना बहू, बड़ी जोरों की भूख लगी है, कुछ खाने को बनाया हो तो ले आओ बेटी। भूख तो मुझे भी बहुत लगी है बहू, मेरे लिए भी खाना ले आना। पर खाना तो अभी बनाया ही नहीं है माँ जी। ये तो बहुत बुरा हुआ बहू, मेरा तो भूख के कारण पेट दुख रहा है। हालत तो मेरी भी यही है। सास ससुर की यह बात सुनकर बहुएं इससे पहले कि कुछ बोलती, नेहा, माही, अमन और बबलू तीनों बच्चे उनके सामने पिज्जा, नूडल्स और पास्ता लाकर रख देते हैं। दादाजी, ये पिज्जा और नूडल्स खा लीजिए। दद्दू, ये पास्ता भी जरूर खाना, बहुत अच्छा है। बच्चों के प्यार और भूख से लाचार होकर सुरेश और राधा पुराने जमाने के खाने को भूल जाते हैं और नए जमाने का खाना खाने लगते हैं। यह खाना उन्हें स्वादिष्ट लगता है और वे खुश होते हुए कहते हैं, खाना तो ये भी बड़ा अच्छा था, क्यों था ना राधा? हाँ, था तो स्वादिष्ट। अब कभी कभी घर में ऐसा खाना भी बना लिया करेंगे। यह सुनकर चारों बहुओं सहित सब बहुत खुश होते हैं और उस दिन के बाद सुरेश के घर में पुराने जमाने के खाने के साथ साथ नए जमाने का खाना भी चलने लगता है। बहू, सब्जी में पानी, दाल में पानी, तुम मायके में दुधिया का काम तो नहीं करती थी? नहीं माँ जी, दुधिया का काम तो हमारे खानदान में कोई दूर दूर तक भी नहीं करता। तो फिर सब्जी को इतना पानी क्यों पिलाती हो? बनाती सब्जी हो और बन सूप जाता है। अब तू ही बता, तेरी सब्जी को खाएं या कटोरी को मुंह लगाकर पी जाएं? माफ करना माँ जी, आज सब्जी में कुछ ज्यादा ही पानी पड़ गया। पर आगे से ऐसा नहीं हो, समझी? अगर हुआ ना तो रमेश से तेरी शिकायत करूंगी। तू तो जानती है ना कि रमेश तेरी कैसी खिंचाई करता है। जी माँ जी। एक दिन सुशीला के मायके से कुछ मेहमान घर आते हैं। सुशीला मेहमानों को देखकर फूली नहीं समाती। वह नीति बहू को बुलाकर कहती है, बहू, मेहमान मेरे मायके से हैं, इनका खास ध्यान रखना, नाराज होकर ना लौटे। हाँ, वो तो ठीक है माँ जी, पर मुझे क्या करना है? जो भी करना हो हुक्म दीजिए। हुक्म दीजिए तो इस तरह कह रही है जैसे कि तू मेरे हर हुक्म की तालीम करती हो। जाकर मेहमानों के लिए खाना बना, पर याद रखना सब्जी में पानी कम ही हो। हाँ माँ जी, कम ही होगा। यह कहकर नीति रसोई में चली जाती है और मेहमानों के लिए खास आलू की सब्जी और दाल के साथ नरम नरम रोटियां बनाती है। मगर जैसे ही मेहमान खाना खाने बैठते हैं तो खाने को देखते ही रह जाते हैं। अरे देवधर भैया और अंजलि भाभी, खाना खाओ ना, भला खाने को ऐसे घूरने क्यों लगे? सुशीला बहन, सब्जी और दाल देखकर तो ऐसा लग रहा है मानो बहू ने पानी में तड़का लगा दिया हो। सब्जी में पानी तो दिख रहा है दीदी, पर सब्जी कहीं नजर नहीं आ रही। सब्जियाँ पानी में डूब गई होंगी, आप ढूंढने की कोशिश तो कीजिए। नीति बहू की यह बात सुनकर मेहमान नाराज हो जाते हैं और बिना खाना खाए ही लौट जाते हैं। सुशीला मेहमानों के जाने तक तो कुछ बोलती नहीं, पर उनके जाते ही नीति को खरी खोटी सुनाने लगती है। बहू, तू तो सच में कुत्ते की दुम निकली, तू कभी सीधी नहीं होने वाली। क्यों माँ जी, मैंने ऐसा क्या कर दिया? क्या कर दिया कि बच्ची, तुझसे पहले ही बोला था कि सब्जी में पानी कम रखना, पर तूने तो सब्जी ही पानी पानी कर दी और ऊपर से मुझे भी पानी पानी होने पर मजबूर कर दिया। भूल हो गई माँ जी। मेहमान तेरे मायके से थोड़ी ना थे, वो तो मेरे मायके से थे। बिना खाना खाए लौट गए, बेइज्जती तो मेरी हुई है ना। आज आने दे रमेश को, वही तेरी खबर लेगा। शाम को बेटा घर आता है तो सुशीला उसके सामने नीति की शिकायत करती है और माँ के शिकायत करने पर बेटा बहू पर आग बबूला हो जाता है और कहता है, अरे मैं कहता हूँ तू सब्जी में पानी डालती क्यों है? क्या बिना पानी की सब्जी नहीं बन सकती? बिना पानी के सब्जी कैसे बन सकती है रमेश?
चुप कर। आज के बाद सब्जी में पानी डाला तो तुझे तेरे मायके छोड़ाऊंगा। वहीं पड़ी पड़ी ससुराल का नाम रटना, समझी? समझ गई रमेश। एक दिन रमेश सुबह सुबह ऑफिस जाने लगा तो नीति उससे कहने लगी, सुनो रमेश, घर का कुछ राशन लाना है, शाम को आते समय ले आना। ना ना नीति, मुझसे राशन नहीं खरीदा जाता। सब कुछ तो इतना महंगा हो गया है। सब्जियां, चावल, दाल, आटा, कुछ भी तो सस्ता नहीं रहा। मुझे तो इनके दाम सुनकर ही चक्कर आने लगते हैं। आप तो अच्छा कमा लेते हैं। अच्छा कमाते हैं तो अच्छा खाते क्यों नहीं? अच्छा खाकर ही तो सेहत अच्छी रहेगी। बस 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 कर, अब ज्यादा उपदेश मत दे। ये ले पैसे और खुद राशन खरीद ला। यह कहकर रमेश नीति को 1000 रुपए थमा देता है। बस 1000 रुपए? इनमें क्या आएगा? इनमें पूरे हफ्ते का राशन आ जाएगा। रोज के 2 आलू के हिसाब से 1 किलो आलू ले आना। रोज के 100-125 ग्राम मटर के हिसाब से 1 किलो मटर पूरे हफ्ते चल जाएंगे। इसके अलावा जो भी चाहिए थोड़ा थोड़ा खरीद लाना। रमेश की ऐसी कंजूसी देखकर नीति अपना माथा पीट लेती है और फिर मन ही मन कहती है, अजब मुसीबत है। माँ कहती है कि सब्जी में पानी मत डालो और कंजूस बेटा कहता है कि 2 आलू से सब्जी बनाओ। मैं तो ससुराल में आकर फंस गई। भला ऐसी कंजूसी भी कोई करता है? नीति अपने पति की कंजूसी के चलते घर में ढंग का खाना बना ही नहीं पाती। इसीलिए उसका बनाया खाना एक रमेश के सिवा किसी को न भाता। सास का दिमाग हमेशा गर्म रहता और वह इसमें नीति को ही दोषी मानती। एक दिन सास के सब्र का बांध टूट जाता है तो वह नीति को आड़े हाथों लेने लगती है और कहती है, अब बर्दाश्त नहीं होता बहू। आखिर तुम रोज रोज ऐसी दाल और सब्जियां क्यों बनाती हो जिनमें पानी के सिवा कुछ नहीं होता? पर आपके बेटे को तो यह शिकायत कभी नहीं होती माँ जी। चुप कर। मेरा बेटा तो तेरा गुलाम बन गया है। वह शिकायत क्यों करने लगा? मैं तो कहती हूँ तुझे खाना बनाना ही नहीं आता। खाना तो मैं बहुत अच्छा बना लेती हूँ माँ जी। चुप कर, झूठी कहीं की। मैं आज ही तेरे माँ बाप को फोन कर देती हूँ, ले जाएंगे तुझे। अब तू इस घर में नहीं रह सकती। हाँ। सुशीला के यह बोल सुनकर नीति बच्चों की तरह फूट फूट कर रोने लगती है और सुशीला को रमेश की कंजूसी के बारे में सब सच सच बता देती है। रमेश की कंजूसी का सच सुनकर सुशीला तो अवाक ही रह जाती है। फिर बड़ी मुश्किल से ही मुंह से बोल फूट पाता है, हाय राम, मेरा बेटा इतना कंजूस। पर रमेश तो अच्छा कमा लेता है बहू, फिर भी इतनी कंजूसी क्यों करता है? क्योंकि उनको पैसा जमा करने की बीमारी हो गई है माँ जी। उनको पैसे के सिवा कुछ दिखाई नहीं देता। अरे पैसा जमा करने के लिए कोई खाना पीना थोड़ी ना छोड़ देता है। पैसा जोड़ने के चक्कर में किसी दिन सेहत गवा देगा तो देखना, बहुत पछताएगा। हाँ। सुशीला यह बात दिन में कहती है और शाम को ही उसकी यह बात सच साबित हो जाती है। शाम को ऑफिस से आते ही रमेश सिर पकड़कर बैठ जाता है। सुशीला उसकी यह हालत देखकर घबरा जाती है और पूछती है, अरे क्या हुआ बेटा? ऑफिस से आते ही ऐसे सिर पकड़कर क्यों बैठ गया? सिर में बहुत दर्द है माँ, और पूरा बदन कमजोर पड़ गया है, चला तक नहीं जाता। यह तो एक दिन होना ही था, कंजूस कहीं के। ये क्या कह रही हो माँ? मैं जो कह रही हूँ सच कह रही हूँ बेटा। बाकी डॉक्टर के पास चलेगा तो वह बता देगा। रमेश रात तो किसी तरह काट लेता है, मगर सुबह सेहत कुछ ज्यादा ही खराब हो जाती है। नीति और सुशीला उसे अस्पताल लेकर जाती हैं। डॉक्टर रमेश के शरीर की जांच करके अफसोस जाहिर करते हुए कहता है, बड़े अफसोस की बात है मिस्टर रमेश, आप इतने पढ़े लिखे होकर भी अपनी सेहत का ख्याल नहीं रख पाते। क्यों, क्या हुआ डॉक्टर? अरे होना क्या था, आपको देखकर तो लगता है कि आप सेहतमंद खाना ही नहीं खाते। फल, सब्जियां, दालें, दूध, दही, ये सब तो ढंग से खानी चाहिए ना। आपकी बॉडी में विटामिन, मिनरल्स आदि की बहुत कमी है, इसलिए शरीर कमजोर हो गया है। पर मैं तो रोज सब्जियां खाता हूं। अरे रहने दे मेरे कंजूस बेटे,
सब्जी के नाम पर पानी में रोटी डुबोकर खाना भी क्या सब्जियां खाना होता है? और फल, दूध, दही आप कब खाते हो रमेश? मैंने तो आज तक कभी रसोई में देखी ही नहीं। यह सुनकर डॉक्टर भी हैरान रह जाता है और कहता है, ये तो बहुत गलत बात है मिस्टर रमेश। हम खाने के लिए तो कमाते हैं, फिर खाने में कंजूसी क्यों? अरे खाओगे नहीं तो जियोगे कैसे? रमेश डॉक्टर की बात का मतलब समझ जाता है और उसी दिन से कंजूसी छोड़ खाने पर ध्यान देने लगता है। इससे नीति बहुत खुश होती है और घर में पानी की जगह सब्जी बनने लगती है। वाह बहू, आज बनी है सब्जी। बड़ी अच्छी सब्जी बनाई है तूने। अब तो रोज ऐसी ही सब्जी बनेगी माँ जी। क्यों रमेश जी, मैंने ठीक कहा ना? तुमने बिल्कुल ठीक कहा नीति।